हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी। आई एम योगेश सब्जाल। सो फ्रेंड्स, आज से हम यहाँ पे एक नया जो क्लास 10th है, क्लास 10th से कुछ टॉपिक को यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के कुछ टॉपिक। तो यहाँ पे जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है एक्सक्रीशन। इस टॉपिक के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक्सक्रीशन की जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब व्हाई वी नीड द एक्सक्रीशन प्रोसेस या और एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो भी एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट है, उनको इस एक्सक्रीशन की जरूरत क्यों है, कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं या कौन से पार्ट ऐसे हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो यही डिस्कशन यहाँ पे हम करेंगे। इस डिस्कशन को आगे लेके हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है आज जो है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन से पहले, टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे ये डिस्कस करूंगा पहले कि हमें इस एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है या ये प्रोसेस हमारी बॉडी में क्यों होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नीड रहेगी एक्सक्रीशन, जैसे हम बात कर रहे हैं एक्स मीन्स आउट, ठीक है, और क्रीशन का मीन्स होता है कि जो भी हमारी बॉडी में क्रिएट हो रहा है वो हमारी बॉडी में क्या होगा कि जो भी वेस्ट मटेरियल है ये क्रिएट होगा, मतलब यहाँ पे हार्मफुल भी होंगे और बेनिफिशियल भी होंगे। बट एक्सक्रीशन बॉडी से आउट वही जाएगा जो क्या होगा, बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो हार्मफुल सब्सटेंस का जो हमारी बॉडी से एलिमिनेशन होगा, द एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मीन्स हुआ सिंपली द एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जितने भी प्रोडक्ट हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक रहेंगे, जो कि हमारी बॉडी के लिए अनवांटेड हैं, उन प्रोडक्ट्स का जो एलिमिनेशन होगा उस प्रोसेस को हम डायरेक्टली एक्सक्रीशन कहते हैं। अब एक्सक्रीशन आगे हम कैसे, नीड क्यों पड़ी, क्योंकि एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है या बॉडी से मतलब जो डिफरेंट सब्सटेंस है, डिफरेंट सब्सटेंस के रिलीज होने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस अलग अलग ऑर्गन क्या करते हैं, अपने तरीके से अलग अलग रिलीज करते हैं या अलग अलग सब्सटेंस को बॉडी से रिलीज करते हैं। तो नीड इसलिए पड़ी क्योंकि एक प्रोसेस आती है डाइजेशन के अंदर, इजेक्शन। क्योंकि हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, मैटर की अलग अलग स्टेजेस को क्या करते हैं, यहाँ पे कवर करते हैं। तो यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, इन वेस्ट प्रोडक्ट्स में कुछ सॉलिड होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिक्विड आएंगे और कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो कुछ ऐसे फॉर्म जिनको हम क्या कर सकते हैं, अदर प्रोसेसेस के थ्रू क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो उन प्रोसेस या उन डिफरेंट सब्सटेंस को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्रीशन की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज सॉलिड के अंदर जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं, जो कि हमारी बॉडी के टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वो प्रोडक्ट होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड का हमें पता है कि किस तरह से अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिलीज होता है, क्योंकि हम इससे पहले न्यूट्रिशन और डाइजेशन टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यूट्रिशन और डाइजेशन टॉपिक में ये हमारे पास था कि जब इजेशन की प्रोसेस होती है, तो इजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म में जो ये अनडाइजेस्टेड फूड हैं, ये यहाँ से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहेगा कि इजेशन एंड एक्सक्रीशन, क्या हम इसको सिमिलर मान सकते हैं, बट दे आर टोटली डिफरेंट। तो हम ये मान सकते हैं कि जो एक्सक्रीशन है, जो इजेशन की प्रोसेस है, वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस से क्या है, बिल्कुल अलग है। बिकॉज इजेशन इज ओनली इन्वॉल्व टू रिलीज द undigested food particles, but excretion release or involve in the release process of solid liquid means that water amount and urea, and another one gaseous form carbon dioxide, that you exhale, जिसको हम बाहर रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास रिलीज के लिए होते हैं, या डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट का जो एलिमिनेशन होता है डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी में, ये जो फॉर्म होता है, ये जो यूरिया फॉर्म है या लिक्विड फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म डिफरेंट हो सकता है या गैसियस और सॉलिड फॉर्म तो लगभग एक ही होते हैं।
ठीक है, लिक्विड फॉर्म यहाँ पे अलग हो सकता है। तो जनरली जो मतलब ये वेस्ट प्रोडक्ट है ये रिलेटेड है इस लिक्विड को रिलीज करने के लिए, बिकॉज एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है इट ऑल्सो नोन एज यूरिनेशन, मीन्स प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिया और यूरिन एंड रिलीज ऑफ यूरिन, इससे रिलेटेड प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन। तो मेनली जो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं दे रिलीज थ्रू द एक्सक्रीशन। क्लियर? तो इजेशन और एक्सक्रीशन दो अलग अलग प्रोसेस हैं। ओके, नाउ इस जैसे हमारे पास यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हम कह रहे हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है जनरली हमें यहाँ पे क्या करता है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। सपोज एक वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है अमोनिया, वेस्ट प्रोडक्ट हमें मिलता है यूरिया, वेस्ट प्रोडक्ट हमें मिलता है यूरिक एसिड। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये जो भी हैं ये क्या करते हैं यहाँ पे, इसकी वजह से मतलब ये एक इवोल्यूशन हुआ है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी यहाँ पे चेंज हुए, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का जो चेंजेस हैं यही चेंजेस यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में वाटर सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करते हैं। मीन्स एक्सक्रीशन इज एसेंशियल फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन। Osmoregulation. That osmoregulation means which maintain the osmotic pressure of the body. हमारी बॉडी के अंदर या इंटरनल एनवायरनमेंट में जो क्या करता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को यहाँ पे क्या करेगा, मेंटेन करेगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। या फिर मैं इसको डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकता हूँ कि वाटर सॉल्ट बैलेंस प्रोसेस। अब ये बैलेंस कैसे होता है इसको हम आगे मैकेनिज्म में पढ़ेंगे इसकी, लेकिन वाटर सॉल्ट बैलेंस की जो प्रोसेस है दैट इज एक्सक्रीशन, सॉरी दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन की जो प्रोसेस है ये प्रोसेस होती है, इसमें जो क्या करता है कि जितने भी अमाउंट है बॉडी में और जो वाटर है, इसके अलावा जो हमारी बॉडी में सॉल्ट है, उस सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को ये क्या करता है, उसके अमाउंट को बैलेंस करता है। और वो प्रोसेस होती है या तो एक्सक्रीट करके, एलिमिनेट करके, या फिर उस प्रोसेस में रिटेन करके। तो सॉल्ट को ये दोबारा रिटेन करने की कैपेसिटी इसकी इसमें रहती है। तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं जो बॉडी में सॉल्ट को रिटेन करने की कैपेसिटी जिनमें रहती है। तो ये रहा हमारे पास एक्सक्रीशन का कॉन्सेप्ट। तो एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूं, मैंने ऊपर लिखा कि मतलब हम डिफरेंट ऑर्गेनिज जो रहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने देखा कि अमोनिया यहाँ पे है, यूरिया यहाँ पे है एंड यूरिक एसिड यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो अमोनिया की अगर मैं बात करूं तो जो ऑर्गेनिज, जिन ऑर्गेनिज में क्या होता है, अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होता है, दीज ऑर्गेनिज आर नोन एज अमोनोटैलिक। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज को हम क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज जिनमें यूरिया एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, दोज ऑर्गेनिज्म आर नोन एज यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। एंड व्हिच वन release uric acid as the excretory product, they are known as यूरिकोटैलिक। तो तीन कंडीशंस की हमारे पास अलग अलग यहाँ पे जो होती है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, तीन डिफरेंट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिज को भी डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसा उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वैसे उसके लिए। तो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म हो गया, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म हो गया और यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म हो गया। और इन तीनों के रिलीज की जो प्रोसेस है, तो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज अमोनोटैलिज्म। सेम एज release of urea, the process of release of urea by uricotelic organism, this is known as ureotelic। एंड अगर यहाँ पे यूरिक एसिड क्या हो रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, देन दिस इज नोन एज
यूरिकोटैलिन। तो प्रोसेस जो है वो यूरिकोटैलिन, यूरियोटैलिन एंड अमोनोटैलिन में, जिनमें ये प्रोसेस होती है, दीज ऑर्गेनिज्म आर नोन एज अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म एंड यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। और जिनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की रिलीज करते हैं, दीज आर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो 3 टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये ऑर्गेनिज के लिए यहाँ पे टर्म्स हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे, और ये क्या रहेगा हमारे पास, जो डिफरेंट प्रोसेस हैं उन प्रोसेस के लिए टर्म्स हैं। अब ये अलग अलग जो मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, ये एनिमल्स रिलीज क्यों करते हैं, इनको रिलीज करने का क्या कारण है, अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया में क्या डिफरेंस है। तो इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया जो ऑर्गेनिज रिलीज करते हैं उसमें ये होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे कैन रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है एक्वेटिक एनिमल्स में। तो एक्वेटिक एनिमल्स जनरली क्या करते हैं, एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं देखूं तो एक्वेटिक एनिमल्स आर इन्वॉल्व टू रिलीज अमोनिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्वेटिक एनिमल्स अमोनिया को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया रिलीज करने के लिए एग्जांपल आ जाएगा एक्वेटिक एनिमल। क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या कर सकता है, अपनी बॉडी में ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आता है यूरिया। तो यूरिया एक अलग यहाँ पे क्या होगा, एडेप्टेशन होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि मैमल्स, इसके एग्जांपल में हम ले लेंगे मैमल्स। तो मैमल्स में क्या होता है कि लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे रिलीज होता है, जितना यूरिन बॉडी में बनता है उतना यूरिन एक बार में रिलीज नहीं होता। पर डे में जितना यूरिन बनेगा उसका सिर्फ 1 और 2% क्या होता है बॉडी से बाहर रिलीज होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, नेफ्रॉन के जब हम मैकेनिज्म पढ़ लेंगे तब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कितना यूरिन फॉर्मेशन हुआ और कितना यूरिन क्या होता है रिलीज होता है बॉडी से, बाकी कहाँ जाता है, किस तरह की मैकेनिज्म वो वहाँ पे क्लियर करता है, ये सब हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे ये है कि मैमल्स क्या करते हैं, यूरिया को अपने प्रोडक्ट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उस फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो रिलीज क्यों करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत अमाउंट बॉडी से क्या करते हैं, इससे कम अमाउंट यहाँ क्या होता है रिलीज होता है वाटर का, ठीक है। इसके बाद तीसरी कंडीशन में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे ये चलता है कि जो यूरिकोटैलिज्म है या फिर यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म है, इन यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म की एक खासियत की होती है, दे आर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब कि इसमें हम देख सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो जनरली क्या होते हैं ट्रॉपिकल कंडीशंस में यहाँ इन्वॉल्व रहते हैं। ट्रॉपिकल मतलब काफी ड्राई और हॉट कंडीशंस में ये ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। सपोज रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि रेप्टाइल्स जो हैं वो क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल हैं और वो एक हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में हमें मिलते हैं और यूरिक एसिड रिलीज करते हैं अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो हमें सिंपली यहाँ पे दिख रहा है कि टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, इसका मतलब कि जो वाटर अमाउंट होगा वो और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये जो एडेप्टेशन चल रहा है ये एडेप्टेशन, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे कि वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीट, बॉडी से बहुत कम अमाउंट ये क्या करते हैं बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं और जनरली इनका जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो रिलीज होता है वो जनरली सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसमें हम इस कंडीशन में एवरेज भी ले सकते हैं, तो बर्ड्स में भी ये कंडीशन होती है। लेकिन बर्ड्स की कंडीशन में एक चीज और होती है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट भी हमें देखने को मिलता है कई बार, ग्वानीन। तो ग्वानीन जो है वो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होता है, ये हमने देखा है डीएनए में, आगे देखेंगे हम, जेनेटिक्स वाला पोर्शन है हमारे पास, ठीक है। वहां पे या फिर डीएनए जहां पे आएगा, डीएनए कॉपिंग से रिलेटेड आएगा, वहां पे हमें पता चलेगा कि डीएनए क्या करता है 4 डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को यहाँ पे रिलीज करता है। तो ग्वानीन एक नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है जिसके रिलीज करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम ग्वानोटैलिक कहते हैं एंड जो ऑर्गेनिज्म इनको रिलीज करते हैं उनको ग्वानोटैलिज्म कहते हैं। तो ये ग्वानोटैलिज्म प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ग्वानोटैलिक एनिमल ग्वानीन को रिलीज करते हैं। तो इसमें हमारे पास एविज आ जाते हैं जो सेमी सॉलिड फॉर्म में अपने क्या होते हैं जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिलीज करते हैं, ठीक है, ये आपने देखा होगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है अर्थवॉर्म।
तो अर्थवॉर्म भी क्या करता है, ग्वानिन के फॉर्म में रिलीज करता है। ये जनरली अर्थवॉर्म में ये देखा गया है कि ये क्या होता है कि यहाँ से जो अमोनिया है, अमोनिया हम अर्थवॉर्म में रिलीज मान सकते हैं कि अर्थवॉर्म क्या करता है, अमोनिया को रिलीज कर सकता है। तो जनरली ग्वानिन और यूरिक एसिड ये दोनों लगभग एक ही टाइप के एनिमल्स है, जो मतलब इनका जो वाटर अमाउंट है वो वाटर अमाउंट इनकी बॉडी से काफी कम एक्सक्रीट होता है। तो इस वजह से क्या है, इस तरह का इवोल्यूशन डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट को एनिमल्स क्या करते हैं, यहाँ पे रिलीज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये तो सिंपल सा डिस्कशन हो गया कि मतलब किस तरह से कौन से एनिमल कहाँ पे क्या करते हैं, कौन से प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, या वेस्ट प्रोडक्ट की कौन कौन सी कैटेगरी को यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, क्योंकि लगभग दोनों एक ही प्रोसेस है, क्योंकि एक्सक्रीशन भी वही कर रहा है अगर अनवांटेड पार्टिकल्स को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, और ऑस्मोरेगुलेशन ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस ये होता है कि जो एक्सक्रीशन है, एक तो ये है, दूसरा प्रोसेस में यहाँ पे लिख देता हूं ऑस्मोरेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन रिलेटेड है किसके, रिमूवल ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। तो रिमूवल ऑफ बाई प्रोडक्ट्स मतलब जो टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं, उन टॉक्सिक प्रोडक्ट के रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उनके रिमूवल में। और ऑस्मो रेगुलेशन क्या करता है, इट मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड, ठीक है। ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा, मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मींस वाटर सॉल्ट बैलेंस जो होगा, ठीक है, अंदर से, क्योंकि प्रेशर का हमने एक रूल देखा हुआ है कि सेल वॉल में देखा था, जब नाइन्थ में, क्लास 9 के सेल वॉल वाले पोर्शन में हमने देखा है कि जब क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन हमेशा क्या करता है, हायर टू लोअर साइड मूव करता है, ठीक है। तो जहां ऑस्मोटिक प्रेशर हायर होगा, वहां क्या करेगा, उस तरफ से ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर साइड की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो इसका मतलब बाहर का एनवायरनमेंट जब क्या होगा, बाहर से एनवायरनमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, अंदर का एनवायरनमेंट कम होगा, ठीक है। यहाँ पे यही है कि मतलब बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट है अगर वो ज़्यादा होता है और बॉडी के बाहर जो एनवायरनमेंट है अगर वो कम होता है, तो ये क्या करता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो फोर्स करता है कि वो बॉडी के बाहर रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है बॉडी फ्लूइड का। ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करेगा, जब ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करेगा तो वहां पे क्या होगा कि जो ब्लड में प्रेजेंट टॉक्सिक प्रोडक्ट होंगे, वो टॉक्सिक प्रोडक्ट क्या होंगे, वहां से निकल के आ जाएंगे और निकल के एक ऐसे ऑर्गन में आ जाएंगे जहां उनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो वहां पे रिएक्ट करेंगे, मतलब फंक्शनिंग उनकी होगी। देन फंक्शनिंग के बाद वो अदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, जिस फॉर्म में वो क्या हो सकते हैं, बॉडी से बाहर रिलीज हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस चलती है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को ये मेंटेन करता है। नाउ सेकंड डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन, अगर ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन की मैं बात करूं तो एक्सक्रीशन प्रोटेक्ट फ्रॉम टॉक्सिसिटी, इट ओनली रिलेटेड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टॉक्सिसिटी। तो एक्सक्रीशन क्या करता है कि जो जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं, उन टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से बाहर रिलीज करने में हेल्प करता है। मीन्स टॉक्सिसिटी जो प्रोटेक्शन है वो बॉडी में प्रोवाइड करता है। जबकि ऑस्मोरेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या करता है कि जो एडवर्स ऑस्मोटिक कंडीशन होते हैं, बिकॉज ह्यूमंस और एवरी जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिज रहेंगे, एवरी ऑर्गेनिज सारे के सारे क्या करते हैं कि अपनी बॉडी का जो बैलेंस है या इंटरनल और आउटर एनवायरनमेंट है उसके बीच में रिलेशनशिप को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस है ऑस्मोरेगुलेशन। मींस ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन द एडवर्स कंडीशन या एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो कैसी भी कंडीशन हो, जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशन एडवर्स होती है, बॉडी अपने आप ही क्या करना शुरू कर देती है, फंक्शन करना शुरू कर देती है। सपोज बॉडी से स्वेट का रिलीज होता है,
तो जैसे समर सीजन आता है तो समर सीजन में क्या होता है, स्वेट रिलीज होना तो अपने आप ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जबकि विंटर सीजन आएगा तो विंटर सीजन में क्या होता है, स्वेट बॉडी के अंदर ही स्टोर हो जाता है, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा रिलीज नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि जब स्वेट रिलीज होता है तो बाहर का जो हॉट क्लाइमेट होता है, जो समर सीजन में जो हॉट क्लाइमेट होता है, उसके साथ बॉडी आराम से क्या कर सकती है, इंटरेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे क्या करेगा, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के बीच में एक और डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है एडवर्स कंडीशन को, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन से बॉडी को, ठीक है। तो प्रोटेक्शन वहां पे एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन से आएगी। ओके, तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे आएगा एक्सक्रीशन में, तो एक्सक्रीशन सिर्फ क्या करता है कि वेस्ट प्रोडक्ट के एलिमिनेशन से रिलेटेड है, मीन्स only elimination of waste product, the elimination of waste products, whereas the osmoregulation जैसा मैंने पहले बताया, वाटर सॉल्ट बैलेंस मीन्स एलिमिनेशन, तो वाटर को तो एलिमिनेशन करेगा एज वेल एज द रिटेनिंग, तो रिटेनिंग मतलब यहाँ पे क्या करेगा, रिटेन करेगा सॉल्ट को, बॉडी में जो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होगी उस सॉल्ट की रिक्वायरमेंट को इजीली क्या करता है, रिटेन करता है। तो रिटेन करने का मतलब उसको दोबारा एब्जॉर्ब करेगा कि बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। ये सब हम मैकेनिज्म में अंडरस्टैंड करेंगे कि रिटेन कैसे होगा और ये मतलब एलिमिनेशन से डिफरेंट कैसे रहता है। तो जो बॉडी से रिलीज हो गया वो एलिमिनेट, जो बॉडी में दोबारा से एब्जॉर्ब हो गया, एक बार ऑस्मोटिक प्रेशर बन गया, ऑस्मोटिक प्रेशर से वो क्या हो गया, ऑर्गन्स में रिलीज हो गया, लेकिन वहां पे उसको पता है कि ऑर्गन को दोबारा इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, बॉडी को सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो वहां पे क्या करेगा कि उसको दोबारा से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो दैट इज रिटेनिंग। तो एलिमिनेशन एंड रिटेनिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट और सॉल्ट, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन, एंड ओनली एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज excretion. These are the basic difference between excretion and osmoregulation. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा फिलहाल इसका। इसके आगे हम देखते हैं कि जो मतलब एक्सक्रीशन जो एनिमल्स में है, तो एनिमल्स में एक्सक्रीशन की क्या होती है, डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इतना डिस्कस किया कि ये डिफरेंट जो पर्पज है ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि किस तरह से क्या होता है एनिमल्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस आगे दिखाई देती है। मींस अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो जब एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की हम बात करते हैं कि एनिमल्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है, तो उस प्रोसेस में हम ये भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स हमारे पास दो कैटेगरी में होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह का एक्सक्रीशन होगा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह का एक्सक्रीशन होगा, ये डिफरेंस हमें यहाँ पे देखना है। या डिफरेंट एनिमल्स में सिमिलर ऑर्गन्स होंगे इसके लिए, या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं, यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि इस एक्सक्रीशन के लिए एनिमल्स में क्या होता है, एक प्रॉपर तरह का एक क्या होता है, सिस्टम होता है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखें तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में जहाँ पे यूनिसेलुलर की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिसेलुलर में हमें पता है कि ज्यादातर प्रोसेसेस डिफ्यूजन के थ्रू क्या होती है, कंप्लीट होती है। देन यहाँ पे कोई डाउट की बात नहीं है कि यहाँ पे ये प्रोसेस भी यूनिसेलुलर में किससे होगी, डिफ्यूजन प्रोसेस से ही होगी। हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन डिफ्यूजन से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आगे रेस्पिरेशन हो रहा है डिफ्यूजन से, ठीक। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन हुआ डिफ्यूजन से। जब डिफरेंट प्रोसेस डिफ्यूजन से हो रही है, देन यूनिसेलुलर हैव नो डिफरेंट सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन, नो स्पेसिफिक सिस्टम, then they have no excretory system, but excretion is necessary for animals as well as plants. जब excretion process necessary है और उनके पास सिस्टम नहीं है, then how they excrete? तो प्रोसेस कैसे करेंगे, प्रोसेस इस तरह से करते हैं कि जो यूनिसेलुलर है
यूनिसेलुलर में प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की, और इस डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफरेंट एक्सक्रीशन है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं, बट एक डिफरेंट यहाँ पे क्या करेगा, ऑर्गन जरूर फंक्शन करेगा। क्योंकि जैसा कि हम अमीबा, पैरामीशियम इनमें देखते हैं यूनिसेलुलर में, वहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल का डेवलपमेंट होता है। वैक्यूल जो क्या होते हैं, एनिमल बॉडी में टेम्परेरी होते हैं, स्टोरेज सैक होते हैं, उनका वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन जब होगा तो डिफ्यूजन की प्रोसेस जब कंप्लीट होगी, देन इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे मैं इनको लिख देता हूँ, अमीबा हो गया, इसके अलावा पैरामीशियम, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनमें किस तरह की एक्सक्रीशन प्रोसेस यहाँ पे होती है, जबकि इनमें कोई भी स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। ऑर्गन तो होगा, एक पार्ट इसमें क्या करेगा, फंक्शन करेगा, बट एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। तो फिर भी ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन को कंप्लीट करते हैं। प्रोसेस तो आ गई डिफ्यूजन, इतना तो क्लियर हो गया। और डिफ्यूजन के थ्रू ये यहाँ पे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको रिलीज करेंगे क्योंकि एनिमल्स है, एनिमल्स का नेचर है ये, कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज करते हैं। इसके अलावा अमोनिया, तो जैसा कि मैंने बताया एक्वेटिक एनिमल्स अमोनिया को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी एक्वेटिक है, तो यहाँ पे ये भी क्या करेगा, अमोनिया को वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है कि अमोनिया क्या करता है, बॉडी से बाहर रिलीज होता है। डिफरेंट प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट में अमोनिया जो है वो बॉडी से बाहर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही क्या होगा, बाहर ट्रांसफर होगा। अब ट्रांसफर होने के लिए यहाँ पे क्या करेगा कि जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, तो फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर मतलब अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही फ्रेश वाटर है, ठीक है। तो जब अमीबा और पैरामीशियम की हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों में यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए या ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेल, तो इन दोनों से रिलेटेड हम कह सकते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी, एक ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। जैसा कि डाइजेशन और न्यूट्रिशन के लिए वहां पे क्या होता है, फूड वैक्यूल्स बनते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेगा जो कि हेल्प करेगा ऑस्मो रेगुलेशन में, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ऑस्मो रेगुलेशन में किस तरह से करेगा कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डायस्टोल, शायद ये हमने थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन में देखा था, वो वाला डायस्टोल भी थोड़ा सा इसको लगा सकते हैं, और एक होता है इसमें सिस्टोल, ठीक है। तो डायस्टोल और सिस्टोल, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दो डिफरेंट प्रोसेस है कि ये क्या करता है, दो डिफरेंट कंडीशंस में, एक में डायस्टोल के लिए जाता है, एक में सिस्टोल के लिए जाता है। तो डायस्टोल के लिए जब ये जाता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाटर, और जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं, वाटर प्लस अदर जो मतलब अमोनिया मान लो इसे, ठीक है, इसको यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा फूल जाते हैं, मतलब स्वेल अप। तो जब ये स्वेल अप हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे उस प्रोसेस को हम डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो अमोनिया है, अमोनिया के अंदर स्टोर होने की जो प्रोसेस है, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में स्टोर होगा, वैक्यूल में स्टोर होगा, तो वैक्यूल में स्टोर होने की जो प्रोसेस है दैट इज डायस्टोल, ठीक है। इसके अलावा जब ये सरफेस पे पहुंचता है, देन मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल धीरे धीरे क्या करता है, इसको सेल वॉल पे लेके जाता है। जैसे ये कंडीशन है, ये अमोनिया, ये शायद अमीबा है, ठीक है, चलो इसको अमीबा मान लें। तो अमीबा में क्या होगा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके स्यूडोपोडिया हैं, तो ये कहीं भी डेवलप हो सकते हैं। अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर हमने कहा कि अमोनिया और H2O जब यहाँ पे जाएंगे, या जो भी वेस्ट है बॉडी के जब जाएंगे, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाएगा, उतना ही फूलेगा जितनी कैपेसिटी होगी। अब ये क्या करता है, धीरे धीरे जब इसमें प्रेशर बनता है, तो प्रेशर बनने के साथ ये क्या करता है, आगे मूव करता है, और मूव करने के बाद पहुंच जाता है यहाँ, जो ये सरफेस है। अब सरफेस में ये क्या करता है कि यहाँ पे कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है,
जिस वजह से ये जो सेल वॉल है ये यहाँ पे क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है। ठीक है, मीन्स दैट प्रोडक्ट, ये जो डायस्टॉल है, डायस्टॉल के कंप्लीट होने के बाद ये क्या करेगा, रीचेस टू सरफेस एंड ब्रस्ट। इस प्रोसेस को कहते हैं सिस्टॉल। क्लियर हो गया, दोनों प्रोसेस क्लियर हो गई। तो अब ये यहां पहुंच गया, यहां पहुंच के जैसे ही क्या होता है, सेल वॉल यहां से एक्सप्लोज होगी तो ये भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और जब ये बाहर निकल के आएगा तो प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से रिलीज हो जाता है एंड देन ये सील हो जाएगा। ठीक है, ये सरफेस पे ऐसे बाहर को नहीं जाएगा, ये ऐसा सरफेस पे रहेगा जैसे ये। ठीक है, केवल सरफेस यहां से होगा, इसकी दोनों की वॉल यहां से रिलीज होंगी, ये प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा तो बॉडी से बाहर सराउंडिंग मीडियम में रिलीज हो जाएगा। पूरा खेल डिफ्यूजन का, और डिफ्यूजन हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि हायर इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यहाँ पे चाहिए, क्योंकि इंटरनल जब हायर होगा देन ये क्या करेगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। So this is the concept of osmoregulation in unicellular। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। हेल्प कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, डायस्टॉल और सिस्टॉल के थ्रू। डायस्टॉल क्या है कि मतलब जो जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहेंगे वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्वेल हो जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायस्टॉल। ठीक है, और डायस्टॉल के बाद होगा क्या, सिंपल सी प्रोसेस है कि वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। अंदर जब प्रेशर मेंटेन होगा तो वो बाहर की तरफ, लोअर तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो अंदर प्रेशर मेंटेन करता है, प्रेशर मेंटेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पहुंच गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पहुंचते ही यहाँ से ये क्या हो गया कि इसकी वॉल यहाँ से ब्रस्ट हुई, और ब्रस्ट होते ही ये क्या हो गया, बाहर रिलीज हो गया मीडियम में। ठीक है, और इसका अपना काम कंप्लीट हो गया, एक्सक्रीशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सक्रीशन को देख सकते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीशन जो अदर मतलब हमारे पास क्या रहेंगे, पार्ट रहेंगे मल्टीसेलुलर। तो ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो स्पंजिस से हमारे पास मल्टीसेलुलर कैटेगरी शुरू हो जाती है, जिनमें मतलब डिफरेंट सेल्स क्या करती हैं, फंक्शन करती हैं। भले ही स्पंजिस भी क्या करते हैं, सेलुलर लेवल पे ही फंक्शन करते हैं, पर डिफरेंट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। जो स्पंजिस हो गया, इसके अलावा सिलेंट्रेट्स, हाइड्रा हम ले सकते हैं। तो सिलेंट्रेट से हाइड्रा, ये जो है पॉलीफर से हमने ले लिया, पॉलीफेरा। तो स्पंजेस, यूनिसेलुलर अमीबा और पैरामीशियम, और सिलेंट्रेट्स। तो सिलेंट्रेट्स में जो यहाँ पे रहेगा वो तो यहाँ पे क्या रहते हैं, तीनों में, इन तीनों में ही, इसमें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया। ठीक है, इन दोनों में यहाँ पे क्या होता है, सेल सरफेस होता है, क्योंकि इनमें भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते एक्सक्रीशन के लिए, इसलिए ये भी जो एक्सक्रीशन होता है वो क्या होता है, सेल सरफेस के थ्रू ही इन ऑर्गेनिज्म में होता है। इसके आगे अगला कौन सा आता है, प्लेटी हेलमिंथेस, क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप्स हैं और अलग अलग ग्रुप्स क्या करते हैं, अलग अलग एक्सक्रीशन ऑर्गन यहाँ पे शो करते हैं, या उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता भी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पूछा जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा रहेगा। ठीक है, वेरी क्यों करता है ये हमें पता है, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर उस तरह का होता है। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथेस, तो प्लेटी हेलमिंथेस में ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो प्लेटी हेलमिंथेस में यहाँ पे होते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, और प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिन सेल्स को हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। तो ये इन्वॉल्व होती है किसमें, एक्सक्रीशन में। तो ये प्लेटी हेलमिंथेस आता है। प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर हमारे आते हैं टेपवर्म, जिनको फ्लैटवर्म्स हम कह सकते हैं। तो फ्लैटवर्म कैटेगरी आती है जिसके अंदर आता है टेपवर्म, टीनिया सोलियम। ठीक है, तो इसके अलावा प्लेटी हेलमिंथेस के अलावा यहाँ पे हमारे पास इसके बाद कैटेगरी आती है एनेलिडा। तो एनेलिडा के अंदर आता है अर्थवर्म। तो अर्थवर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जितना भी है अभी तक अमोनिया ही रिलीज होगा। ठीक है, अर्थवर्म भी लगभग क्या करता है, अमोनिया ही रिलीज करता है, क्योंकि एनेलिडा के अंदर अर्थवर्म आता है। तो अर्थवर्म में जो यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहेगा दैट इज नोन एज नेफ्रिडिया।
नेफ्रिडिया यहाँ पे क्या रहेगा, अर्थवॉर्म में रहेगा, या एनेलिडा में क्या, अर्थवॉर्म में नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन का फंक्शन करता है। ओके नाउ, और इसके बाद हम चलते हैं निमेटोडा पे। निमेटोडा के अंदर हमारे पास आता है एस्केरिस, और एस्केरिस यहाँ पे क्या करता है, एक सेल कंसिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं रेनेट सेल। तो रेनेट सेल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ निमेटोड्स और एस्केरिस। ठीक है, इसके बाद अगला जो कैटेगरी आती है वो आती है हमारे पास ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड्स में क्या होता है, वेराइटीज होती है, डिफरेंट वेराइटीज हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, किसकी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। जो सबसे जनरल वेराइटी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की है, या सबसे जनरल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो आता है मैलपिगियन ट्यूब्यूल। जनरली इंसेक्ट में वही प्रेजेंट होता है। तो कॉकरोच की अगर मैं बात करूं इस केस में, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स या ऑर्गेनिज यहाँ पे आते हैं, तो कॉकरोच में होता है मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसमें मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स के बाद अगर हम यहां पे देखें कि इसी ऑर्थोपोड्स के अंदर हमारे पास और क्या क्या कंडीशंस आती हैं, और कंडीशंस हमारे पास ये आ सकती हैं कि प्रॉन यहाँ पे एक एग्जांपल आता है, प्रॉन हो गया, क्रैब को हम ले सकते हैं। तो प्रॉन में जो यहाँ पे क्या रहेगा, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रॉन के अंदर रहेंगे, ये सारे के सारे क्या करते हैं, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, मीन्स यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यूरिकोटेलिक है, बट इनके जो ऑर्गन्स है जिनके थ्रू ये यूरिक एसिड रिलीज होता है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या रहेगा, प्रॉन हम देख रहे हैं, तो प्रॉन के केस में क्या होती है, एंटीनी ग्लैंड्स होती हैं। तो एंटीनी ग्लैंड्स यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, एंटीनी ग्लैंड्स ये फंक्शन करती है एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेक्स्ट वन इज क्रैब। तो क्रैब के केस में अगर हम देखेंगे तो क्रैब क्या करता है, कॉक्सल एंड ग्रीन ग्लैंड्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं फॉर द एक्सक्रीशन। एंड अगर इसी की तरह यहीं पे हम क्या करें, इसी ऑर्थोपोड्स के अंदर देखें तो स्पाइडर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो स्पाइडर्स यहाँ पे क्या करते हैं, कॉक्सल ग्लैंड कंसिस्ट करते हैं फॉर द एक्सक्रीशन। मीन्स ऑर्थोपोड्स में वैरायटी देखने को मिलती है इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के कंडीशन में। ठीक है, तो डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डिफरेंट एनिमल्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इस एक्सक्रीशन की प्रोडक्ट में अगर हम आगे देखें तो ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, मैमल्स आते हैं। तो मैमल्स में क्या होता है, जो किडनीज हैं, किडनीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे यूनिसेलुलर, और इसके अलावा जो अदर फाइलम्स हैं, अदर फाइलम्स। और अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स को, कि ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह के ऑर्गन्स यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स ह्यूमन बीइंग्स में एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यहाँ पे फंक्शन करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स की अगर मैं बात करूंगा तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करता है कि अगर मैं उसको छोड़ दूं, एक्सक्रीटरी सिस्टम को छोड़ दूं, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा यहाँ पे क्या करते हैं, लंग्स हो गया, स्किन हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये ऑर्गन क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन करते हैं। इसके अलावा लीवर भी यहाँ पे फंक्शन कर सकता है एज एक्सक्रीशन। तो किस किस प्रोडक्ट को ये रिलीज करते हैं, तो लंग्स के थ्रू जो रिलीज होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इसके थ्रू होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। स्किन से जो रिलीज होता है वो होता है स्वेट। इंटेस्टाइन जो रिलीज करता है यहाँ पे वो करेगा कि जो एक्सेस सॉल्ट होंगे, कैल्शियम, ये करेगा एक्सेस सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के जो सॉल्ट होंगे ज़्यादा बॉडी में, वो इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होते हैं, एक्सक्रीट या रिमूव होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, और लीवर जो यहाँ पे फंक्शन करता है, लीवर का फंक्शन क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की डेड आरबीसी होती है, उन डेड आरबीसी को ये क्या करता है, रिलीज करता है, मतलब हीमोग्लोबिन ऑफ डेड आरबीसी। तो डेड आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन यहाँ पे रह जाता है, उस हीमोग्लोबिन को रिलीज कौन करता है, लीवर करता है। तो ये एलिमिनेटेड ऑर्गन है
अदर देन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस नहीं किया है, अभी केवल हम ये बता रहे हैं कि किन किन पॉइंट से एक्सक्रीशन हो सकता है। इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनीज वन पेयर प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एंड राइट। और किडनीज जो है दीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, और किडनी जो यहाँ पे रिलीज करती हैं, इसको रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन। तो हमने ये देखा कि डिफरेंट ऑर्गन किस तरह से क्या करते हैं, एक्सक्रीशन उनमें होता है, कौन कौन सी सेल उनमें एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, या कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनमें अमोनिया है, इसके अलावा जो थोड़ा सा टेरेस्ट्रियल होंगे, मॉडरेट कंडीशन में रहेंगे, उनमें यूरिया, और जो ज़्यादा क्या होते हैं ट्रॉपिकल या हॉट कंडीशन में रहते हैं उनमें यूरिक एसिड क्या होता है, फॉर्मेशन होता है एज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो गाइस ये रहा हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एनिमल्स के डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। आगे भी हम इसके नेक्स्ट जो मतलब हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक में भी हम क्या करेंगे कि एक्सक्रीशन, जो किडनीज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टॉपिक को ब्रेक कर रहे हैं, वही टॉपिक हम आगे लेके जाएंगे कि किडनीज किस तरह से हेल्प करती है ह्यूमन बीइंग्स के एक्सक्रीशन में। ठीक है, और उससे किस तरह से उसमें यूरिन फॉर्मेशन होता है और यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड किस तरह के एस्पेक्ट उसमें रहेंगे, ये हमारा टॉपिक रहेगा अगला। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।